नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन देने का लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को 15 दिसंबर 2021 तक पूर्ण किया जाए। संबंधित विभागीय अधिकारी और बैंकर्स आपसी समन्वय स्थापित कर हर हाल में लक्ष्य पूर्ण करें। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन दिए जा रहे हैं उनकी प्रत्येक सप्ताह प्रगति समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी भी दी जाए। विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन दिए जा रहे हैं उनकी आम जनमानस को जानकारी हो। हमने जो लक्ष्य रखे हैं वो लक्ष्य पूरे हों। सारे लोग जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोज़गार करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं और लोगों को रोज़गार देते हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो पाएँ और बैंक के लोग भी उसमें सहयोगी बने। थोड़ा चीज़ों का सरलीकरण करें, लोगों को चक्कर न लगाने पड़े। इसलिए हमने 15 दिसंबर तक का टाइम बाउंड किया है कि जो हमारे लक्ष्य हैं वो लोगों को मिल जाएं और लोगों को आसानी से लाभ मिल पाए। क्या दिक्कतें सामने आई, कुछ परेशानियां भी सामने आई, बताई सामने आई? नहीं, हमारे जिलाधिकारियों ने और सब लोगों ने उसमें अपनी अपनी बात रखी है। सभी लोग कोऑर्डिनेशन करके 15 दिसंबर तक और अच्छा करेंगे सब। उत्तराखंड में कोविड नियमों पर बोलते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अभी भले ही नियमों में छूट दी गई हो लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। देखिए, हमारे राज्य में पहली डोज वैक्सीन की तो हर आदमी पे लग गई है और सेकेंड डोज भी हमारे राज्य में लगभग 60% लोगों पे लग चुकी है। क्योंकि 4 धाम यात्रा में हमने कोटद्वार कांग्रेस ने महाराजा वेडिंग पॉइंट नजीबाबाद रोड से मालवीय विद्यान तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि इस सरकार ने आम आदमी का जीवन असंभव कर दिया है। महंगाई चरम पर है। गैस के दाम, दाल के दाम, तेलों के दाम, सब्जियों के दाम सब बेलगाम हो गए हैं। बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर ऐसा नहीं कि जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त ना हो। इस सरकार ने आम आदमी का जीवन असंभव कर दिया है। महंगाई चरम पर है। गैस के दाम, दालों के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, कोई दाम ऐसे नहीं है जो बेलगाम नहीं हो गए हैं। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है और विकास ठप पड़ा हुआ है। कोटद्वार का विकास भी ठप हो गया है। कोई हिस्सा, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, कोई हिस्सा ऐसा समाज का नहीं है, यहाँ तक कि पत्रकार हुई, जो इस सरकार के राज्य में संतप्त नहीं है, परेशान नहीं है। ये कांग्रेस ने राज्यव्यापी हल्ला बोल प्रारंभ किया है महंगाई के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। उसी में आज हमने सुरेंद्र सिंह नेगी जी के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली है और ये क्रम सारे गढ़वाल। रुड़की के बीटीगंज धर्मशाला में पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान रुड़की शहर के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि कांग्रेस व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर है और प्रदेश सरकार ने पहले भी व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। आज वह रुड़की के व्यापारियों की समस्याओं को सुनने पहुंचे हैं। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस देश और प्रदेश के विकास को पूरी तरह से ठप्प कर दिया है। जो है महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार और एक सरकार की एक के बाद एक जो विफलताएं हैं, उन विफलताओं पर विशेष तौर पर जो विकास
भ्रष्टाचार आदि का उन विषयों को लेकर के पद यात्राएं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज कानपुर में भी हजारों की संख्या में लोग हमारी पद यात्रा में सम्मिलित हुए। रावत जी आपके किसी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है, उसी को टिकट मिलेगा जो जनता में स्वीकारी हो, जिसके जीतने की संभावना होगी। जितने लोग जनता का दिल जीते हैं और उसमें किसी के परिवार के लोग हैं क्या है, देखिए किसी के मांगने में भी रोक नहीं है, किसी के लड़ने में भी रोक नहीं है, लेकिन पार्टी उसी को टिकट देगी जिसमें जीतने की संभावना है। उनकी रामनगर की दुकानों का समस्या का निस्तारण कांग्रेस जरूर करेगी और माननीय हरीश रावत जी के द्वारा ही होगा। मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ, रामनगर के दुकानदारों से मिलकर, उनके मालिकों से मिलकर मैंने रामनगर के बीचों बीच ये बात कही थी, अगर रामनगर के व्यवसायी मेरे साथ मिलकर मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं उनकी दुकानों को उनके पास वापस लाने की पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूँ और उनके द्वारा किसी भी खर्च को वहन करने नहीं दूंगा, अपनी जेब से खर्च वहन करूँगा। पहले तो आप सभी चैनल्स का आभार। आज ये जो आयोजन हुआ है व्यापारी मिलन समारोह का, हमारे छोटे भाई सचिन गुप्ता जी ने अरेंज किया था और इसमें काफ़ी व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं और रुड़की नगर की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट नगर अब रुड़की पहले जैसा नहीं रहा। रुड़की की आबादी अब 2 लाख या 2.5 लाख के करीब पहुँच गई है और एक ट्रांसपोर्ट नगर जो बहुत ज़रूरी बनना था, हम उसकी चाह रहे हैं। व्यापार मंडल ने भी ये कहा है कि ये अब बहुत ज़रूरी बनना चाहिए। कुछ समस्याएं हमारे रामनगर के दुकानदार भाई हैं, 23-24 दुकानदार हैं जो उनको दुकानें अलाट हो गई थी, वो अभी तक उनको नहीं है, बल्कि पिछले 2 महीने पहले उनकी सील लगा दी गई। 6-7 बिंदु हैं हमारे। एक लैंस नजूल भूमि का मामला, वो भी 10-12 साल से चल रहा है। स्थानीय नेता आश्वासन तो दे देते हैं मगर उस काम में कोई पहल नहीं करते। जैसे का है लीज का मामला है, यहाँ पर भी कई सालों से लीज पे आरोप लगाए हैं। व्यापारियों की समस्याओं को सुना है बीजेपी सरकार पर। इस दौरान हरीश रावत ने कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि रुड़की पहुंचे हैं आज हरीश रावत, जहां उन्होंने तमाम व्यापारियों से मुलाकात की और इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं को वो सुनते हुए नजर आए। हरीश रावत ने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। और इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। हरीश रावत ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सिविल लाइन रुड़की में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता के कैंप कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए कहा कि इस कैंप कार्यालय से रुड़की के निवासियों की हर समस्या का समाधान करने के लिए सचिन गुप्ता हर समय तैयार रहेंगे। उसके पश्चात पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत के सुपुत्र वीरेंद्र रावत ने भी कहा कि जनपद हरिद्वार की 11 सीटों में से 8 सीट कांग्रेस जीतकर प्रदेश में 60 पार सीट जीतकर 2022 में जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार बनाएगी, जिसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखकर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। श्री हरीश रावत जी का रखा गया था, जिसमें उन्होंने व्यापारियों से उनकी समस्याओं को जाना, उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता से लिया और वादा किया उन्होंने और कहा कि 2022 चुनाव में कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस से चीफ मिनिस्टरशिप में श्री हरीश रावत जी बनने जा रहे हैं और उसके बाद इन सारी समस्याओं का समाधान पूरी जड़ के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम ये भी था, उन्होंने आज मेरे जैसे छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता के कैंप कार्यालय का उद्घाटन करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो यही कह सकता हूँ, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है मुझे और यहाँ आकर उन्होंने हम सभी कांग्रेसी नेताओं को ऊर्जा से ओतप्रोत किया और कहा है कि 2022 विधानसभा को सारे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता देखिए, ये मुद्दों की जो बात है ये आप कभी भी कर सकते हैं मेरे से। आज कैंप कार्यालय का उद्घाटन है, आप व्यापार से संबंधित और मेरे कैंप कार्यालय से उद्घाटन, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका पूछिए, इसका जवाब मैं आपको इत्मीनान से फिर कभी दे दूंगा। रुड़की के व्यापारी का आज यहाँ उद्योग मित्र मिलन समारोह हमारे भाई सचिन गुप्ता जी ने यहाँ बीटीगंज में रखा था। उसमें हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसकी
नेतृत्व किया। उसमें आके उन्होंने हमारे उद्योगपतियों की समस्या को सुना और वहाँ सभी छोटे बड़े सभी उद्योगपति वहाँ मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बात, अपनी समस्याएं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के आगे रखी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि 2022 में हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पर जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान करने का काम करेंगे। 2022 में मैंने कहा ना, पहले भी कई बार ये बात को कहा है कि आज दीवार पर इबारत लिखी जा चुकी है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। 2022 में हम ये तो 60+ झूठे ही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है 60+ वाकई। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि किसानों के बहुत से संगठन कानूनों को लेकर तैयार थे, लेकिन कुछ ही संगठन इससे नाखुश रहे। फिर भी प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया उससे दिल्ली की आवाजाही से लेकर आम जनमानस को जो भी परेशानियां हो रही थी वो सुलझ जाएंगी। उत्तराखंड के साथ अन्य बॉर्डर्स की आवाजाही की परेशानियां भी अब दूर हो जाएंगी। को लेकर जो है किसान अड़े हुए हैं, महापंचायत अड़ी हुई है, ऐसे में क्या लगता है कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं संसद में रहा, मैं संसद में हूँ, संसद में मैंने उस बिल पे चर्चा पे देखा भी है और उसके बारे में पूर्ण जानकारी मेरे उसमें है। मैंने लोकसभा की कार्रवाई में भी मैं स्वयं सदन के अंदर था, राज्यसभा की कार्रवाई को भी मैंने दर्शक दीर्घा के माध्यम से देखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसानों के लिए एक बड़ा पवित्र कानून था। इस पवित्र कानून को लाने के बाद इस देश के अंदर जो हम किसानों की स्थितियाँ और कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे हम अपने देश का उपज बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट को भी हम धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। तो मगर ऐसा कुछ लोगों को नहीं भा पाया। मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सारे संगठन, बहुत किसान संगठन बहुत पक्ष में थे, मगर बहुत सारी व्यवधान होने के कारण से हमारे जो बॉर्डर की रोड हैं उन रोडों में ब्लॉक होने के कारण से हमारे बहुत सारे बीमार, चूँकि सारे लोग दिल्ली बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे लीवर इंस्टीट्यूट है, चाहे हमारा ऑल इंडिया मेडिकल है, चाहे हमारे सफदरजंग है, जो अच्छे जिनको बड़ी गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं, वो इन किसान आंदोलन के कारण जिनको 2-2, 3-3 घंटा घूमना पड़ता था, दिल्ली पहुँचते पहुँचते एम्बुलेंस में जाते थे, उन लोगों की जानें चली जाती थी। ऐसे ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम जो है, किसी फौजी को घर आना है, तो ये जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कनेक्टिविटी थी, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत थी। ऐसी उधर के हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर, तो इस कारण से बहुत समय बहुत व्यवधान था और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन संगठनों के लिए बोला भी था कि इसमें विचार करें। अब जब वो विचार नहीं कर पाए, हम देश को पीछे नहीं डाल सकते। एक तो महाबीमारी के रूप में कोविड से हम लड़के आए हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है। उसके बावजूद भी अगर इसी, क्योंकि किसान और अन्य दलों के पास कोई मुद्दे नहीं है, अन्य दल यही मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए एमएसपी भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सरकार ने तो हमेशा निमंत्रण दिया है, बैठने के लिए बोला है और हमेशा बैठे हैं। काशीपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अनूप पांडे ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर आपसी नूरा कुश्ती लड़ने का आरोप मढ़ते हुए दावा पेश किया है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी और उत्तराखंड में भी दिल्ली के तर्ज पर प्रदेश का विकास होगा। आपको बता दें कि काशीपुर में आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनूप पांडे ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि उत्तराखंड में पूर्वांचल लोगों के साथ दोनों ही दलों ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, जिसकी वजह से प्रदेश आज तक विकास से वंचित है। देखिए, पूर्वांचल के लोग पूरे देश में फैले हैं। अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, पूरे दुनिया में फैले हैं। और पूर्वांचल के लोग उत्तराखंड में भारी तादाद में रहते हैं। पीड़ा और पीड़ित होकर यहाँ आए, लेकिन यहाँ लोगों का प्यार पाए और यहीं बस गए। तो आम आदमी पार्टी आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में है। इसी के चलते आज बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय पदयात्रा की शुरुआत किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल मुनि के आवास से हुई, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान पहुंचे, जिनका किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। 2022 का चुनाव
भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नारा दिया है, अब की बार युवा सरकार 60 के पार, उसी तरह हमारे सभी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2022 में हम 60 के पार जाएंगे। ये जो कार्यक्रम है विधानसभा स्तर का कि प्रदेश स्तर का है? ये पूरे प्रदेश स्तर पर हमारा कार्यक्रम है। अरे लालगढ़ विधानसभा में अभी तक सीएम साहब का दौरा नहीं हुआ, क्या चुनाव के दौरान हो सकता है दौरा? देखिए, सीएम साहब का दौरा आप देख रहे होंगे, सीएम साहब लगातार दौरे करते जा रहे हैं और निश्चित रूप से भी उनका दौरा यहाँ लगने वाला है। क्या लगता है धामी जी की तेजी और कामी जी का काम, दोबारा सरकार की वापसी? देखिए, दोबारा सरकार की वापसी तो हर हालत में होगी और अभी ऐसा नहीं 60 पार से होगी, जो हमारा नारा है अब की बार युवा सरकार 60 पार। दूसरा अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में केजरीवाल जी यहाँ पहुँचे हरिद्वार में, जिनने तीर्थ स्थलों को जाते निःशुल्क यात्रा करने का कह रहा है, किस तरह देखना चाहिए उनके घोषणा को? देखिए, केजरीवाल जी तो नौटंकी कर रहे हैं। कहीं किसी प्रदेश में कहते हैं कि हम महिलाओं को मुफ्त 1000 रुपये देंगे, कहीं कह रहे हैं हम बिजली फ्री देंगे, कहीं कह रहे हैं कि ऑटो में बैठ जा रहे हैं, पूरी नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी से कहीं प्रदेश नहीं चलते। मोर्चे के द्वारा जो है हमने नैनीताल जिले में अपनी विधानसभा में यह तय करा कि हम हर घर में जाके, जिस प्रकार से हम हर हर मोदी घर घर मोदी कहते हैं, तो मोदी जी केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर हर घर तक पहुंचने का काम आज से संकल्प यात्रा इसको है। तो हम पूरे विधानसभा में यहाँ से पहुँच के केंद्र की योजना को हर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अनिल चौहान जी और इस जिले के प्रभारी नरेश उड़िया जी भी हमारे मध्य में आए हैं, सभी लोग यहाँ से हैं। तो ये तय करा है कि यहाँ से अब घर में तब प्रवेश होगा जब इस विधानसभा की हर घर पे हम अपना मोदी जी की योजना को हर घर तक पहुँचा के आएंगे। इसलिए आज यहाँ से यात्रा की शुरुआत है। इस शुरुआत पूरे प्रदेश में यहीं से हुई है कि मतलब आज पहला कार्यक्रम? जिले का पहला कार्यक्रम यहीं से है, नैनीताल जिले की ओर से हमने अपनी ओर से ये योजना बनाई। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा बहुत अच्छा वो है, किसान मोर्चे को हर घर में जाना चाहिए और मोदी जी की योजना को पहुंचाने का काम करना चाहिए। किसान मोर्चा जिस प्रकार से जो भी योजनाएं ऊपर से केंद्र और वहाँ से जो भी कार्यक्रम मिले उसको सफल करा। तो अब इस कार्यक्रम के बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नेता ओही जो लोकां च विचरे, नेता ओही जो लोकां दे नाल खड़े, नेता ओही जो हक सच दी आवाज बने। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ਅਤੇ 32 किसान जथेबंदियां च होई बैठक दौरान किसानां ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 2-4 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। गन्ने दा रेट प्रति क्विंटल 360 रुपए किया गया। किसानां दियां रहिंदियां फसलां कुछ दिनां च चुक लईयां जाणगियां। किसान संघर्ष दौरान किसानां ते कीते परचे रद्द किए जाणगे। पराली नूं अग लाउण करके किसानां ते कीते परचे रद्द किए जाणगे, पर अगे तो अग लाउण ते लगियां पाबंदियां जारी रहणगियां। AP स्कीम अधीन किसानां दे लगाए मीटरां दे आउंदे 37,000 रुपए दे बिल माफ किए जाणगे ते अगे तो कोई बिल नहीं आएगा। पंजाब सरकार हर हाल किसानां दे नाल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद अब मठ मंदिर अधिग्रहण और उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इन सब मुद्दों को लेकर साधु संतों द्वारा दिल्ली में बैठक कर केंद्र सरकार से देश के सभी धर्म स्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के साथ साथ उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की गई है, जिसके लिए संतों द्वारा सरकार को 1 माह का समय भी दिया गया है। एक दिन पूर्व दिल्ली में हुई संतों की बड़ी बैठक के बाद हरिद्वार में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि संतों की हुई बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि देश में अंग्रेजों के समय बने मठ मंदिर अधिग्रहण के कानूनों को रद्द किया जाए और मंदिरों के संचालन की समस्त जिम्मेदारियां वहां के स्थानीय संतों और ब्राह्मणों को दी जाए। परिषद ने पहले भी इस प्रकार के जो अधिग्रहण उसका विरोध किया है और कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी समुदाय के संतों को आमंत्रित किया गया था और लगभग सभी अखाड़ों के महात्मा थे वहाँ और नाथ संप्रदाय के भी संत थे। तो हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से सरकार से ये मांग की है जनता की सहमति से कि जो भारत के विभिन्न राज्यों में कानून अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं मंदिर मठ अधिग्रहण के, उनको तत्काल निरस्त किया जाए। संबंधित संप्रदाय के जो संत हैं या जो ब्राह्मणों की समितियाँ हैं या जो लोकल समिति हैं उनको उसकी व्यवस्था सौंपी जाए, क्योंकि वहाँ जो धन आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है और इसका समय हम लोग 1 महीने का दिए हैं 25 दिसंबर तक। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के नाम हम लोग ज्ञापन देंगे। उसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों को संबंधित जो राज्य सरकार हैं खास करके दक्षिण के राज्यों में एक बड़ा ही शर्म का विषय है, भारत का कोई भी ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं है जो सरकार के नियंत्रण में नहीं हो। तो ये जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो रही हैं उसको लेकर के साधु समाज और ब्राह्मण समाज, पुजारी, पंडा समाज सब में एक आक्रोश की भावना है। तो उसके लिए हमने शुरुआत किया है और यहाँ उत्तराखंड में जो देवस्थान विधेयक बना हुआ है जिसका हम लोगों ने पहले भी अखाड़ा परिषद ने उसकी मांग किया था, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी थे उस समय कुंभ मेले के समय, लेकिन उन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। पुनः मुख्यमंत्री नए जो आए उनसे हमने मांग की, वहाँ के जो ब्राह्मणों की समितियाँ हैं उन्होंने मांग किया। अब उन्होंने 30 नवंबर तक का टाइम दिया है। अगर वो उसके बाद भी अगर कुछ नहीं करते हैं तो आने वाला जो विधानसभा सत्र है गैरसैंण में संबंधित पार्टियों के विधायक और जनता और वहाँ के जो ब्राह्मण समिति के लोग हैं उनको पूरा समर्थन अखाड़ा परिषद देगी। जैसा भी आंदोलन की रूपरेखा करेंगे। गदरपुर में तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कालसी के नेतृत्व में दर्जनों सिख समाज के लोग गदरपुर गुरुद्वारा सिंह सभा में एकत्रित हुए और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला दहन किया। तराई किसान संगठन के लोगों का आरोप है कि 2 दिन पूर्व बीजेपी से जुड़े सिख समाज के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा और कैबिनेट मंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किए जाने से वे आक्रोशित हैं और इसलिए आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री का पुतला दहन किया। इस मौके पर तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि गदरपुर में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जसवीर सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं ने खुद को सिख बताकर कैबिनेट मंत्री को पगड़ी पहनाई है और उनका स्वागत किया है। ऐसा है, कुछ लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग पहले इन 3 काले कानूनों के समर्थन में यही मंत्री के साथ, पांडे जी के साथ, दिल्ली तोमर जी के साथ, कृषि मंत्री के साथ मिलने गए थे और उस समय वो बिलों के समर्थन में गए थे। आज 1 साल का तपस्या, बलिदान और पराक्रम जो हमारे किसानों ने वहाँ पर दिखाया है बॉर्डर्स पर बैठकर अलग अलग पर, जिसमें हमारे 700 से ज़्यादा किसान भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं, तब जाकर ये सरकार कहीं झुकी है और इस सरकार को, इस हठधर्मी सरकार को वो 3 कानून वापस लेने पड़े। और अगर इसमें कोई हमारा क्षेत्रीय मंत्री या नेता अपना बड़प्पन समझता है जो इन बिलों के समर्थन में था, तो वो इस गलतफहमी में ना रहे। ना ही कोई सिख समाज के लोगों ने इनको सम्मानित किया है और जिस तरह के इनके हालात हैं आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि कोई सिख समाज का व्यक्ति इनका समर्थन नहीं कर। जिन लोगों ने उसका सम्मान किया है वो उस अरविंद पांडे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। किसान मोर्चा जो है इनका, बीजेपी का किसान मोर्चा, उसमें ये लोग कार्यकर्ता हैं और हमारा उससे सिख समाज से कोई लेना देना नहीं है। किसी सिख समाज के किसी व्यक्ति ने, किसी भी हमारे गुरुओं ने इनका कोई सम्मान नहीं किया है। ये अपनी ही पार्टी के लोगों को बुलाकर अपना सम्मान करवा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं जिन किसानों के घरों के दिए बुझ गए हों, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हों,
क्या वो सम्मान करेंगे? बताइए आप मुझे। पगड़ियाँ पहनाई गई, सिख धर्म पगड़ी है, हमारी गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी हैं इस पगड़ी के लिए, तब जाके हमें ये पगड़ी की दात मिली है। हम इसको ऐसे ही किसी के सिर पे नहीं बांध सकते, या बांधेंगे तो उसके सिर पे बांधेंगे जिसने बहुत बड़ा काम किया हो सिख समाज के लिए। टिकैत जी को बांधी गई थी तो टिकैत जी ने सिखों की लाज रखी थी, इज्जत रखी थी, इसलिए उनको पगड़ी बांधी गई थी। अरविंद पांडे ने कौन? आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए जहां हल्द्वानी में 1 नवंबर से 3 दिसंबर तक मतदाता पहचान पत्र बनाने का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो वहीं बूथ लेवल पर बीएलओ के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने आज टीम के साथ बनभूलपुरा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए जागरूक किया। जहां सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि मतदाता पहचान पत्र को लेकर उनके द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं जिले में खासकर मैदानी क्षेत्रों में लोगों ने कोविड-19 की सेकंड डोज नहीं लगाई है, जिसके चलते उन्हें कोविड की दूसरी डोज लगाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। हमारा जो है मतदाता पहचान पत्र बनने का जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो 1 तारीख से 30 नवंबर तक के लिए चल रहा है, जिसके लिए प्रत्येक बूथ पर बीएलओ बैठी हुई है। तो हम लोग प्रत्येक दिन बूथों का निरीक्षण करते ही हैं। साथ ही जो हमारा ये बनभूलपुरा क्षेत्र है, इसमें चूँकि पहचान पत्र काफ़ी कम बने हुए हैं, लोगों ने अपने फॉर्म 6 काफ़ी कम भरे हैं, नाम कम जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा एक लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में एक ये अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे सहयोग के लिए अपील की गई है, लोगों को भी जागरूक किया गया है कि वो अपना नाम जो है प्रत्येक दशा में 30 तारीख के पूर्व जुड़वा लें, वरना वो वंचित रह जाएंगे इससे। और इसके साथ ही साथ जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन में सेकंड डोज है वो भी बहुत परसेंटेज इस एरिया में कम है, तो उसके लिए भी लोगों को जागरूक और अपील किया गया है कि अगर हमको थर्ड लहर से बचना है तो निश्चित ही हमको वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है, तो उसे भी वो अवश्य लगवा लें। मैम, जागरूकता को लेकर के कहीं ना कहीं लोग उतना अवेयर नहीं दिखते हैं। वोटर ID कार्ड की बात की जाए, अभी वैक्सीन की बात की जाए, समझाने का प्रयास कैसे किया जाए? देखिए, बिल्कुल इसीलिए आप जैसे देख भी रहे हैं कि हम डोर टू डोर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, और सभी हमारी टीम है, इन लोगों के माध्यम से हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि हम अगर 4 से बात करेंगे तो वो आगे 8 से करेंगे। और इसके अलावा अभी हमने महिला डिग्री कॉलेज में भी स्वीप का प्रोग्राम रखा था, वहाँ भी लोगों को जागरूक किया है, बच्चों से कहा है कि वो अपने आसपास और अपने घर में जाके लोगों को जागरूक करें। तो प्रयास है और आपके माध्यम से भी अपील है कि अपना नाम जो है मतदाता सूची में जुड़वा लें और वैक्सीन के लिए सेकेंड डोज अवश्य लगवा लें। ठीक है। लक्ष्य लगभग 7,60,000 है और फर्स्ट डोज हमारा 100% हो चुका है। हाँ, चिंता का विषय ये है कि हमें सेकेंड डोज और जल्द से जल्द बढ़ाना है, और इस वर्ष कम से कम 15 दिसंबर तक जो हमारा एक अपना टारगेट है कि हम लोगों को ख़त्म करना है। तो आज इसीलिए हम लोग सारा राजपुरा है, हमारा बनभूलपुरा है, ढोलक बस्ती, इंदिरा नगर में हम लोग पूरा वॉकथन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग आइए और तुरंत अपना सेकंड डोज लगाइए। हमारी टीम्स 25 लगभग 25 टीमें पूरे हल्द्वानी शहर में ही है, मोबाइल टीम भी है। तो किसी को भी अगर लगाना है, जैसे बाहर मुझे पता है कि काफ़ी लेबर जो बाहर नौकरी भी करते हैं या रात में आते हैं, उसके लिए भी हमारे पास जैसे जवाहर नगर है, और जो लोग लेबर्स बाहर जाते हैं और रात शाम को 6 बजे आते हैं, उनके लिए भी इस माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ कि जब वो वापस घर आए, हमारी आशा एनएम के माध्यम से या मुझे खुद स्वयं भी अगर वो मुझे बता दें तो हमारी टीम्स उनके घर घर दस्तक के माध्यम से भी हम टीका लगा रहे हैं लोगों के घरों में। कितने प्रतिशत यहाँ बनभूलपुरा क्षेत्र में? बनभूलपुरा में हमारा 100% तो फर्स्ट डोज हो गया है, लेकिन हमारा 60% ही सेकेंड डोज हुआ है, तो 40% हमारा अभी भी बैकलॉग है। तो इसीलिए आज हम लोग सारे हमारे वार्ड मेंबर्स भी आए हैं, मैडम भी आई हैं, स्कूल्स में भी हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैडम ने बताया नवाबी रोड के स्कूल में भी, महिला डिग्री कॉलेज गए, यहाँ भी लाल स्कूल में भी गए, तो पूरा हम लोग वॉकथन कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।